Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 31st lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our 31st lecture, our second last lecture. Okay. As usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. So in the last lecture, we talked about rings. We also talked about various properties of rings, and then we also gave a definition of an integral domain and a subring. Okay, so subring portion we haven't quite completed yet, but the other two we gave enough detail. So what is a ring? Just for your knowledge, definition again. Okay, so what is a ring? Ring R is a set which has two binary operations on it. Okay, so it's a set, and unlike the case of groups where we just had one binary operation, on a ring we have two binary operations. Okay, so ring एक सेट है जिसके ऊपर आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन हों, एक को हम एडिशन कह रहे हैं, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं. ओके, जैसे आपके पास बाकी सारे सेट्स जो नंबर्स के आपको पता है उनके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं. ओके, सो रिंग जो है वो एक सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड हैं. एक को हम एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं. ओके, ये एक सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें. ये एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, मतलब जो एक बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का अलग से, उसके अंडर ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए. इसमें सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और ये कम्यूटेटिव ग्रुप भी होना चाहिए, बिलियन ग्रुप होना चाहिए. ओके, सेकंड में हम ये कह रहे हैं कि अब एक जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमने सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी वो सब अज्यूम कर ली हैं कि वो सब इसमें होनी चाहिए. अब दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या करें? दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम कह रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल आप अज्यूम करें और फिर उसको लेके स्टार्ट करें और देखेंगे अगर इंक्रीज करते जाएं तो फिर क्या होगा कंडीशंस को. तो स्टार्ट में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आर को जो है आर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए. ऑफ कोर्स ये तो फंडामेंटल कंडीशन है, इसके बगैर तो डॉट का कोई पर्पज नहीं होगा. तो मतलब ये कि आर को क्लोज होना चाहिए अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन विच मेक सेंस कि डॉट अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो सेट आर उसके अंडर क्लोज होगा. उसके एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आर में से तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा. ओके, और फिर एक कंडीशन सिर्फ हम अज्यूम करें कि आर के जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव हों, मतलब उसमें ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन अलाउड होना चाहिए. यहाँ एसोसिएटिव का आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये मतलब है. ठीक है, और इसके ऊपर राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करने चाहिए. अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर 2 पे जो कंडीशंस लिखी हुई हैं इनको हम कहते हैं कि अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हों तो हम कहते हैं कि आर एक सेमी ग्रुप है. ओके, आर एक सेमी ग्रुप है. तो आर एक रिंग होगा अगर उसके ऊपर एक सेट है आर, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, और आर एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन. आर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप बनाता है और उसके ऊपर राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं. ओके, सो ये आपके पास होगी डेफिनेशन एक रिंग के. ओके, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी रिंग्स की और उसमें मैट्रिसेस की एग्जांपल देखी, नंबर सेट्स देखे और इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखी हमने रिंग्स की. ओके, फिर हमने कहा कुछ रिंग्स कम्यूटेटिव होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. ओके, कम्यूटेटिव, अब बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो वो तो कम्यूटेटिव है ही ऑलरेडी, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन. अब जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे. राइट, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर रिंग के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव हों तो हम उसको कहेंगे ये कम्यूटेटिव रिंग है, अदरवाइज एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है. ओके, फिर हमने कहा कि अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो उसको हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी. ओके, अगर आपके रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो तो हम उस रिंग को कहेंगे कि दिस इज अ रिंग विद यूनिटी. ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूनिटी कहेंगे. ओके, सो अगर रिंग के अंदर
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद हो तो हम उस रिंग को कहेंगे कि दिस इज अ रिंग विद यूनिटी। फिर हमने कहा कि इन जनरल हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी रिंग्स के अंदर यूनिटी मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उनके अंदर मौजूद है। तो अभी इसके बाद जितनी भी हमने रिंग्स की फिर बात की थी उसके हमने कहा था कि इसमें रिंग विद यूनिटी या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। ओके, सो इसका क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें जरूर आएगी। ओके, सो फिर हमने कहा कि इंटीग्रल डोमेन क्या होती है। इंटीग्रल डोमेन की हमने बात की तो उसमें हमने कहा कि एक सेट को हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे या एक रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वो रिंग कम्यूटेटिव हो, उसमें आइडेंटिटी भी हो और उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर्स ना हो। अब जीरो डिवाइजर्स का क्या मतलब है? जीरो डिवाइजर्स का ये मतलब है कि इन जनरल आपको पता है कि अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर भी नॉन जीरो आएगा। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो उनमें से एक नंबर कम से कम जरूर जीरो होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट जीरो नहीं होता। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी सेट में, किसी रिंग में दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाए लेकिन वो दोनों एलिमेंट खुद जीरो ना हो, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाए लेकिन वो दोनों एलिमेंट खुद जीरो ना हो तो हम कहेंगे कि वो दोनों एलिमेंट अब जीरो डिवाइजर्स है। ओके, फिर हमने एग्जांपल्स देखी कि ऐसे सेट मौजूद हैं जिनमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं। जैसे मेट्रिसेस के सेट में आप दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, दोनों नॉन जीरो होंगे लेकिन आपके पास आंसर जीरो आ सकता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी। फिर आप Zn की बात की, Zn में आप ऐसे एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं कि दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर जीरो आ जाएगा लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स खुद जीरो नहीं होंगे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट्स हैं उनमें जीरो डिवाइजर्स पॉसिबल हैं। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल डोमेन वो सेट्स हैं, वो रिंग्स हैं जिनके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है और वो कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए। ओके, सो इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी रिंग है जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स ना हो, वो रिंग कॉम्यूटेटिव हो और उसके अंदर वो रिंग विद यूनिटी भी हो। लेकिन रिंग विद यूनिटी हम अपनी सारी रिंग्स को कह रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए ये कोई नई कंडीशन नहीं होगी फिर। ओके, फिर हमने कहा कि यूनिट क्या होता है। यूनिटी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग की। यूनिट क्या है? यूनिट हम रिंग के ऐसे एलिमेंट को कहेंगे जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर आपके पास एक एलिमेंट ए हो रिंग आर का तो हम कहेंगे ए एक यूनिट है आर में अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, ए एक यूनिट है रिंग आर का अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स रिंग के ऊपर हमने ये कंडीशन नहीं लगाई हुई कि उसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो कुछ एलिमेंट्स यूनिट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स यूनिट्स नहीं होंगे। एक रिंग जिसमें आइडेंटिटी मौजूद है, यूनिटी मौजूद है, उसी के अंदर हम यूनिट्स की बात कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर यूनिट की डेफिनेशन ही नहीं होगी। ओके, सो रिंग विद यूनिटी में बात हो रही है ये सारी। तो रिंग विद यूनिटी में एक एलिमेंट है वो यूनिट होगा अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अब एक रिंग में कम से कम एक यूनिट तो जरूर होगा उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी खुद अपना इनवर्स होती है तो वो हमेशा एक यूनिट होगा, राइट। तो ये हमने कुछ बातें की थी लास्ट टाइम और उनका होपफुली आपको दोबारा एक दफा हमने रिवाइज कर लिया तो होपफुली आपको अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर होगी, राइट। इसके बाद हमने फिर रिंग्स के मजीद कॉन्सेप्ट्स की बात करनी स्टार्ट की और उसमें हमने सबसे पहले बात स्टार्ट की सब रिंग की। ओके, सब रिंग की डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी थी लेकिन उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने नहीं की थी। तो सब रिंग की हमने बात करना स्टार्ट की। अब सब रिंग क्या है इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं और फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, राइट। तो सब रिंग क्या था हमारे पास? अगर if R is a ring and S is a non-empty subset of R, ठीक है। अब आप R को कह सकते हैं R is a ring
अंडर प्लस एंड डॉट ऑफ कोर्स, ठीक है, ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो कि यार एक सेट है, इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद हैं, सिर्फ ये एक सेट नहीं है। ओके, सो एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो हम कहेंगे कि एस इज कॉल्ड अ सब रिंग ऑफ आर। एस को हम सब रिंग कहेंगे आर की अगर क्या हो, ये आपको लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन बताई थी, इफ एस इज itself a ring under plus and dot, ठीक है। तो R एक रिंग है, उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेना आपने, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट खुद भी सब रिंग बन जाए, खुद भी एक रिंग बन जाए, तो हम कहेंगे ये सब रिंग है, सबसेट है और रिंग है तो सब रिंग है। ओके, तो ये डेफिनेशन वही है जो ग्रुप्स के केस में थी, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दो हैं, राइट। इसी डेफिनेशन को फिर हमने कहा था कि इसी डेफिनेशन को मैं मैथमेटिकली भी लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, इसकी एक कंडीशन मैं ये दे सकता हूँ कि S इज अ सब रिंग इफ, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हों, हमारे पास क्या कंडीशंस ट्रू हों, अगर R S एक सब रिंग है R की, तो S खुद एक सब रिंग है, राइट। तो S को बेसिकली स्टार्ट में एक सब ग्रुप होना चाहिए, अब बिलियन सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो सब ग्रुप के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम ये कहेंगे कि S1 माइनस S2 इज इन S फॉर ऑल S1 S2 इन S, ठीक है। तो ये आपके पास पहली कंडीशन है। ये कंडीशन क्या प्रूव करेगी कि S एक सब ग्रुप है अंडर एडिशन, एक अबिलियन सब ग्रुप है अंडर एडिशन ऑफ R, राइट। अब सेकंड में हमने ये चेक करना है कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि S1 टाइम्स S2 इज इन S फॉर ऑल S1 S2 इन S, ठीक है। कोई से दो एलिमेंट्स लें आप S में से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट भी इसी सेट में आना चाहिए अगर S क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव कर देती है कि S एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। सेकंड कंडीशन ये प्रूव कर देती है कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है R की, तो वन जो है वो S में भी मौजूद होना चाहिए। ओके, सो अगर R के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो S के अंदर भी होनी चाहिए, वो उसकी सब रिंग है तो वो भी सब रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और वही आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो उसी में से सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी में से आना चाहिए, तो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट S में मौजूद होना चाहिए अगर S एक सब रिंग है, राइट। तो अब ये आपके पास डेफिनेशन आ गई सब रिंग की, तो आपने मतलब ये तीन कंडीशंस अगर चेक कर लेंगे किसी भी सबसेट के लिए, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ R के लिए, अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम कहेंगे वो सबसेट एक सब रिंग है। अब आप इसमें से ये क्वेश्चन कर सकते हैं शायद कि अब ये फर्स्ट कंडीशन जो है, ये हमने कंडीशन लास्ट टाइम हम जब देख रहे तो ये इसलिए कंडीशन थी कि अगर S एक सबसेट है एक ग्रुप R का, तो अगर ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं तो वो सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं वो अबिलियन ग्रुप है, सिर्फ हम ये नहीं प्रूव करना चाह रहे कि वो जस्ट एक सब ग्रुप है, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो ये कि वो एक अबिलियन ग्रुप भी होना चाहिए। अब इससे अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, कंडीशंस कैसे मिलेगी हमें, वो इस तरह मिलेगी कि R एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, S के सारे एलिमेंट्स R में से आ रहे हैं, राइट। तो अगर R के सारे एलिमेंट्स कम्यूटेटिव हैं एक दूसरे के साथ, तो S के B एलिमेंट्स उसी में से आ रहे हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव होंगे, तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जो S इनहेरिट करेगा R से। ओके, इसी तरह सेकंड कंडीशन आपको ये बताती है कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली आपको ये नहीं बता रही कि S के एलिमेंट्स जो हैं एसोसिएटिव भी हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर सेम रीजन है
कि S के सारे एलिमेंट्स R में से आ रहे हैं, तो R के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं, तो S ये प्रॉपर्टी R में से इनहेरिट करेगा क्योंकि S के सारे एलिमेंट्स R में से आ रहे हैं। ओके, और फाइनल प्रॉपर्टी तो क्लियर है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है R के अंदर वो यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, तो अगर R एक रिंग है विद यूनिटी तो सब रिंग भी रिंग होगी विद यूनिटी, तो वही एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट R के अंदर मौजूद है वही एलिमेंट S के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। ओके, सो ये तीन कंडीशंस है हमारे पास सब रिंग की। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। आप कोई रिंग लें, रिंग से स्टार्ट करें, लेट्स से Z, ठीक है, रिंग है आपके पास Z, इसकी कुछ सब रिंग्स हमने ढूंढनी है। ओके, सो इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस आई थिंक ये होती है कि आपको पता है कि Z एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप है। हमने ग्रुप थ्योरी का कोर्स अभी फिनिश किया, ग्रुप थ्योरी का पार्ट अभी फिनिश किया, उसमें हमने Z को एज अ ग्रुप लिया था, उसके सब ग्रुप्स फाइंड किए थे। तो आई थिंक इट्स अ नाइस प्रैक्टिस कि आप उन सब ग्रुप्स को लें और देखेंगे उनमें से कौन से अब रिंग्स बनते हैं, सब रिंग्स बनते हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको वहां के पे कहा था कि अगर आप लें 2Z एक सबसेट है Z का, इवन इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें सारे के सारे, पॉजिटिव नेगेटिव इवन इंटीजर्स, जीरो भी इसमें मौजूद है ऑफ कोर्स। हमने ये प्रूव किया था कि 2Z एक सब ग्रुप है Z का। अगर Z अबिलियन है, जो कि Z अबिलियन है डेफिनेटली, तो 2Z भी अबिलियन होगा। ओके, सो हमें ये क्लियरली पता है कि 2Z इज एन अबिलियन सब ग्रुप, मैं कहूंगा, ऑफ Z। ठीक है, ये एक सबसेट है और ये खुद एक अबिलियन ग्रुप है, राइट। सो ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं। सेकंड, हम फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको पता है Z में कैसे डिफाइंड है, तो अगर ये हमारा सेट 2Z क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे लिए हम ये चेक कर लेंगे कि S जो है वो एक सेमी ग्रुप है, एक सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो Z में से इनहेरिट हो रही है। ओके, सो इसके अगर आप दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो एक एलिमेंट लेट्स से 2x है इसमें से, और एक एलिमेंट है 2y। दो एलिमेंट्स लिए, कोई से दो एलिमेंट है, x और y, कोई सा आप इंटीजर ले सकते हैं, तो ये कोई फिक्स एलिमेंट्स नहीं है, कोई से दो एलिमेंट्स हैं 2Z के अंदर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास आंसर आ गया 4 टाइम्स xy। ओके, अब 4 टाइम्स xy को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टाइम्स xy, राइट। ओके, अब x और y दो एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के Z के अंदर, राइट। यही इसी तरह सेट डिफाइन हो रहा है ना कि इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, 2 टाइम्स लेट्स से x एक एलिमेंट है इंटीजर्स के सेट में से। x भी एक इंटीजर का एलिमेंट है, y भी एक इंटीजर्स का एलिमेंट है। x और y को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी एक इंटीजर आएगा। ओके, क्योंकि इंटीजर्स एक रिंग है, तो अगर उस रिंग के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा, अदरवाइज Z फिर रिंग नहीं होगी। तो x और y को आपस में मल्टीप्लाई किया, इंटीजर्स का एलिमेंट आया, फिर ये रिजल्ट जो भी है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी एक इंटीजर ही आएगा। इसको अगर आप एग्जांपल से देखना चाहें तो अब लेट्स से मेरे पास है 2 इंटू 4 इंटू 5। ओके, अब 4 को 5 से आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20। अब 4 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर भी एक इंटीजर आएगा। okay. फिर हमने इस इंटीजर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 40 आएगा। 40 अगेन एक इंटीजर है। ओके, सो इसका मतलब यह है कि ये ब्रैकेट में जो चीज मैंने लिखी हुई है ये एक इंटीजर है, x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो 2 टाइम्स xy भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है ये जो भी एलिमेंट है ये एक इंटीजर्स का एलिमेंट है। ओके, लेट्स से मैं लिखता हूं कि 2xy जो है ना वो z के इक्वल है, स्मॉल z। ओके, z इज 2xy। ठीक है, अब मेरे पास किस तरह का एलिमेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 टाइम्स इंटीजर्स का एक एलिमेंट,
इंटीजर्स का कोई सा एक एलिमेंट z में ले लूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी फॉर्म में आ रहा है, 2 टाइम्स एन इंटीजर। तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 2x टाइम्स 2y जो है वो भी 2z के अंदर मौजूद है। यही हमने प्रूव करना था कि कोई से दो एलिमेंट लें हम इस सेट S में से, जो कि 2z है इस केस में, उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी सेट में होना चाहिए। मतलब ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। यही हमने प्रूव कर दिया कि इसके कोई से दो एलिमेंट्स लें आप, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि 2z इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2z इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। फिर हमने थर्ड में ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है z के अंदर, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या वो 2z के अंदर मौजूद है। z जो है वो एक रिंग है विद यूनिटी, z एक रिंग है विद यूनिटी और इसकी यूनिटी क्या है 1। क्या S एक सब रिंग है तो S के अंदर यूनिटी मौजूद है, राइट। सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन टू आस्क। ओके, सो 1 एलिमेंट है Z में, क्या 1 2Z में मौजूद है। ओके, अब ये बहुत आसान है चेक करना कि 1 जो है वो R के अंदर मौजूद है, बट 1 is not in 2Z, it's not in S। अब 1 को 2 टाइम्स एन इंटीजर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अब दो, आप यूं कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ कि दो मुश्किल वाली कंडीशंस तो ट्रू हो गई इस सेट के लिए, लेकिन एक कंडीशन जिसको शायद चेक करना सबसे आसान है, वो कंडीशन हमारे लिए फेल हो गई है कि इंटीजर्स के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है लेकिन 2Z के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि S is not a subring of R। Okay, so S is not a subring, hence S is not a subring of R। Okay, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिंग की और उसकी सब रिंग्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से R है आपके पास रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो Q और फिर प्लस और डॉट, यूजुअल एडिशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है इसके ऊपर। अब Q ऑफ कोर्स एक रिंग है, आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Q आपके पास एक रिंग है, इसका कोई सबसेट फाइंड करें सबसे पहले और फिर हम उसको चेक कर सकते हैं क्या वो एक सबसेट सब रिंग है या नहीं। फिर यूजुअली जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया कि आप सब ग्रुप्स, इसके सब ग्रुप्स की एग्जांपल्स देखें। इसके सब ग्रुप्स की एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो उन्हीं एग्जांपल्स को हम आगे ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो सब ग्रुप्स अब सब रिंग्स बनते हैं या नहीं। ओके, सो जैसे मैंने आपको होपफुली आई एम श्योर कि ये हमने एग्जांपल की है कि Z जो है Z प्लस डॉट, अब हम लेके देखते हैं S को, लेकिन हमने ये चेक किया हुआ कि Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ Q अंडर एडिशन। ओके, सो ये हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि Z जो है इंटीजर्स का जो ग्रुप है वो सब ग्रुप है रैशनल नंबर्स के ग्रुप का। तो इसलिए ये हम एक सब ग्रुप ले लिया है और हम इसको चेक करेंगे क्या ये एक सब रिंग है या नहीं। ओके, Q एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो Z प्लस भी अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, राइट। सो ये आपको पता है, तो पहली कंडीशन ट्रू है कि Z प्लस में मतलब इसका ये है कि Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप, इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप, एडिटिव अबिलियन ग्रुप। राइट, और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैंने ये चेक करना है कि दो इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं
कोई से दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट भी एक इंटीजर आना चाहिए। वेल ये आपको पता है कि ट्रू है कि कोई से दो इंटीजर्स हैं x, एक इंटीजर है y, एक इंटीजर है, देन आपको ये पता है कि x टाइम्स y भी एक इंटीजर होगा। ओके, सो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि x अगर दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, राइट। सो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है चेक करने वाली। ये इंटीजर की एक फंडामेंटल कंडीशन है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि दो इंटीजर्स को आप जब भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है कि ये सेट जो है इंटीजर्स का सेट S, ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और फाइनली आपके पास Q के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। सो 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है Q के अंदर। तो Z के अंदर क्या 1 मौजूद है? वेल ऑफ कोर्स यही 1 Q Z के अंदर भी मौजूद है, राइट। सो एंड 1 in Q is in Z, ओके, दोनों 1 एक ही है, राइट। सो 1 जो आपके पास Q के अंदर रैशनल नंबर्स के अंदर है वही 1 इंटीजर्स के अंदर मौजूद है। तो ये जो सबसेट लिया हमने S, ये एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप है, ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S इज अ सब रिंग। सो इट इज अ सब रिंग ऑफ R, ठीक है। तो आपके पास एक एग्जांपल लास्ट स्लाइड में हमने ये देखी, एक सबसेट लिया वो सब रिंग नहीं बना, फिर हमने अब यहाँ पे एक सेट दिया, सबसेट लिया जो खुद एक सब रिंग बन गया, राइट। सो हमें एक एग्जांपल मिल गई, रैशनल नंबर्स की एक सब रिंग मिल गई। ओके, सो ये काफी ट्रिवियल एग्जांपल थी। एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, राइट। सो R हम ले लेते हैं, लेट्स से मैट्रिसेस का सेट 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं। जो भी 2 क्रॉस 2 के लिए करूंगा वो n क्रॉस n के लिए ट्रू है, राइट। सो 2 क्रॉस 2 मैं इसलिए लेता हूं कि इसमें विजुलाइज करने को, चीजों को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी होती है। आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं आसानी से और इसमें आपको सारे एलिमेंट्स भी पता लग सकते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, इसलिए मैं हमेशा 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कंसिडर कर लेता हूँ। तो आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ले लें, एंट्रीज आप कहीं से भी ले लें, लेट्स से इंटीजर्स के सेट में से ले लें। ओके, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस लिए, एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं। ओके, हमें ये पता है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का जो सेट है ये एक रिंग बनाएगा। ओके, सो R इज अ रिंग अंडर R प्लस डॉट। एडिशन जो है मैट्रिक्स एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ओके, राइट। सो अब इंटीजर्स में से एंट्रीज आ रही हैं, सारी की सारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, ये रिंग बनाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने R के लिए चेक करके बताया था कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का जो सेट है ये एक रिंग बनाएगा। ओके, अब इसका एक सबसेट लेना है आपने, इसका एक सबसेट लें और ये चेक करना है हमने कि क्या वो सबसेट सब रिंग बनाता है या नहीं। ओके, सो इसका मैं सबसेट ले लेता हूँ, लेट्स से S इस तरह के मैट्रिसेस का सेट है, A है, B है, 0 है और 0। A और B दोनों ऑफ कोर्स इंटीजर्स हैं, सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं। ओके, सो अब मैंने ये सेट लिया S, ये डेफिनेटली सबसेट है R का, इसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं और सारे के सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस R में मौजूद हैं। ओके, A और B दोनों इंटीजर हैं, 0 भी एक इंटीजर है, सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं, इसलिए ये सबसेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये सबसेट सब रिंग है। अगर ये सबसेट सब रिंग है तो इसको ऑफ कोर्स एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इसको क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए। इस साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं आपको बताइए, इन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो मेन डायगोनल पे इनके ऊपर एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं और जो मेन डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं। ओके, सो इस तरह के मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं।
राइट। सो आपने सेट एस लिया, उसमें सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस रखे, आर आपके पास 2x2 मैट्रिसेस का की रिंग है। हमने ये चेक करना है कि क्या ये सेट जो है ये सब रिंग है आर की या नहीं। ओके राइट। सो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या चेक करनी है, सो ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि एस एक सबसेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो एस के सारे एलिमेंट्स हैं वो आर के अंदर मौजूद हैं। ओके अब सबसे पहले ये प्रूव कर देते हैं हम कि ये एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप है या सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन। वेल ये हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है, लेकिन हम इस कंडीशन से प्रूव कर देते हैं अभी। लेट्स से आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से A1 0 0 B1 और S2 एक एलिमेंट है A2 0 0 B2। ओके इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, S1 माइनस S2 करूं, मेरे पास आएगा A1 माइनस A2 0 0 B1 माइनस B2। ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों का को सब्ट्रैक्ट करने से आ गया। ओके अब A1 एक इंटीजर है, A2 भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर फिर एक इंटीजर आएगा। ओके ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है कि दो इंटीजर्स कोई से ले लें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास रिजल्ट फिर एक इंटीजर ही आएगा। ओके ये नहीं हो सकता कि दो इंटीजर्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर एक रैशनल नंबर आ गया फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो आप दो इंटीजर्स जस्ट लेट्स से 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर -1 आ गया, राइट। सो 5 माइनस 6 आप करें 10 माइनस 15 -5 आंसर आ गया। ओके सो इसी तरह कोई से इंटीजर्स लें दो, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास रिजल्ट फिर एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब है A1 माइनस A2 एक इंटीजर है, B1 माइनस B2 भी एक इंटीजर है। तो अब ये किस तरह का मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो इंटीजर है और लास्ट एंट्री भी एक इंटीजर है और बाकी दोनों एंट्री 0 है। तो एस में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट एंट्री इंटीजर होनी चाहिए, लास्ट एंट्री इंटीजर होनी चाहिए, इसके अलावा बाकी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये S1 माइनस S2 जो है, S1 माइनस S2 ये भी S के अंदर मौजूद है। ओके सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट S में ही आएगा। ओके अब इसका मतलब यह है कि S इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप। ओके इसमें S सबसेट है एक ग्रुप एडिटिव अबिलियन ग्रुप 2x2 मैट्रिक्स का, और ये इसको हमने ये कंडीशन प्रूव कर दिया। हमें पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक एडिटिव सब ग्रुप बन जाएगा, एडिटिव अबिलियन सब ग्रुप बन जाएगा, और हेंस ये खुद एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप बन गया। ओके अब सेकंड कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि S जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगेन दो एलिमेंट्स मेरे पास S1 और S2 मौजूद है, उन दोनों को अब मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। राइट इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आ जाएगा A1 टाइम्स A2, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 0, फिर 0 आ जाएगा और B1 टाइम्स B2 आ जाएगा। ओके मैंने कोई से दो एलिमेंट्स लिए इस सेट में से, A1 और A2 कुछ भी हो सकते हैं, B1 B2 कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये कोई से एलिमेंट्स है, ये फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है, ये कोई से एलिमेंट्स हैं, इनमें आप वैल्यूज चेंज करते रहें, आप सब एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशंस ट्रू हैं जो हम चेक कर रहे हैं। ओके A1 और A2 दोनों इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा, फिर B1 और B2 दोनों इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। सो फर्स्ट एंट्री जो है ये एक इंटीजर्स की एंट्री है, लास्ट एंट्री भी इंटीजर्स की एक एंट्री है। ओके तो इसका मतलब है डायगोनल पे इंटीजर्स में से एंट्री आ रही हैं और जो डायगोनल से हट के एंट्रीज हैं उन दोनों वो 0 हैं, तो इसका मतलब है ये भी S के अंदर मौजूद है। तो आप सब्ट्रैक्ट करें एलिमेंट्स को, वो भी S के अंदर मौजूद हैं, S एडिटिव अबिलियन ग्रुप है, और S1 टाइम्स S2 कोई से दो एलिमेंट्स अगर S में से लें, उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि S जो है वो क्लोज भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन।
ओके, एस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। सो हमने दो कंडीशंस प्रूव कर दी, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। ओके, सो दो कंडीशन चेक कर दी, एक कंडीशन रह गई है, ओके, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। ओके, अब हमारे पास लास्ट कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का वो एस के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो आर आपको पता है कौन सा है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सेट है। ओके, एंट्रीज इंटीजर्स में से ले रहे हैं और एस में हम इस तरह के एलिमेंट्स ले रहे हैं। ओके, ए बी दोनों इंटीजर्स हैं ऑफ कोर्स। ओके, थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आर के अंदर वो एस के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। ओके, सो आर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आर का है 1 1 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2 आपके पास, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या ये मैट्रिक्स एस के अंदर मौजूद है? वेल ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स एस के अंदर मौजूद है। सो टेक A is equal to 1, B is equal to 1 in S. Okay, so इन दोनों एलिमेंट्स की एंट्रीज लेट्स से हम ये कह देते हैं S1, तो A1 1 होगा और B1 भी 1 होगा। तो ये एंट्रीज दोनों इंटीजर्स में से आ रही हैं ऑफ कोर्स, राइट, दोनों एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं। A1 1 होगा, 1 इंटीजर में है, B1 1 होगा, वो भी इंटीजर में है। तो ये एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लिख लें कि 1 0 0 1 इज इन एस, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आर का वो एस के अंदर भी मौजूद है, तो एस एक सब रिंग है, एस इज अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। ओके, अब ये हमने ये प्रूव कर दिया, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड भी, थर्ड भी। तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। अब ये हमने शो कर दिया। अब एक और एग्जांपल इसी की लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो सब रिंग बनेगी या नहीं। ओके, अब आर मैंने ले लिया मैट्रिसेस का सेट जिसमें सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, एंट्रीज इंटीजर्स में से आ रही हैं, और एस में फिर लेता हूं अब A in R such that determinant of A is let's say not equal to 0. Okay. अब A S में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? A एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ओके, सो सारे के सारे वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो इस सेट S के अंदर मौजूद है। ओके, कोई सा भी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है। आप अगर लें 1 0 0 -2, इसका डिटर्मिनेंट -2 है, तो ये भी इसमें मौजूद है। कोई सा एलिमेंट जिसका डिटर्मिनेंट बस नॉन जीरो होना चाहिए वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा। ओके, तो मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि S एक सब रिंग है R की। ओके, अगर मैं ये शो करना चाह रहा हूं तो ऑफ कोर्स इसको एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर इसके अंदर ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए R का। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप होगा। ओके, इसके दो एलिमेंट्स अगर आप लें, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या उनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा? वेल, इसको करने की बजाय हम बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि ये एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप नहीं है। ओके, अब आसानी से हम कैसे देख सकते हैं? अगर ये एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप है तो इसको सर्टेन कंडीशंस जो भी हैं अबिलियन ग्रुप की वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप नहीं है और हेंस इसकी सारी की सारी फिर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज वो ट्रू नहीं होंगी। अब अगर आप इसको ये शो करें कि ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप है तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो मौजूद होनी चाहिए ना।
अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो फिर इसके अंदर ये ग्रुप नहीं बनेगा, तो अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर ये रिंग भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट 0 0 0 0 एस के अंदर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके बगैर ये ग्रुप नहीं बनेगा, राइट। सो अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर रिंग भी नहीं है, राइट। सो इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या है? सो इस एलिमेंट को लेट्स से मैं ए लेता हूं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, लेकिन 0 डिटर्मिनेंट के मैट्रिसेस तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। 0 डिटर्मिनेंट का कोई भी मैट्रिक्स इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी भी इस सेट में मौजूद नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी भी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप नहीं है, हेंस ये रिंग नहीं है, राइट। सो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप। Okay, and hence S is not a subring. Okay, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें मौजूद है, लेकिन ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप नहीं है। एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए ये रिंग नहीं रहेगी, राइट। सो ओके, फाइनली इसमें सब रिंग्स के पोर्शन में आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज आपके लिए ये है कि आप ट्राई करें, कुछ डिफरेंट मजीद रिंग्स आपने देखी थी, तो पहली एक्सरसाइज ये है कि फाइंड सम सब रिंग्स ऑफ Zn, ठीक है। फिर सेकंड में हमने ये आप ये ट्राई करें कि आपने ये रिंग देखी थी Rx, ये कौन सी रिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, पॉलिनोमियल रिंग इन वेरिएबल x, और इसकी डिग्री पॉलिनोमियल्स की, सारे पॉलिनोमियल्स इसमें मौजूद हैं, ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x। ओके, राइट। सो Rx की आप फाइंड करें, फॉर Rx फाइंड सम सब रिंग्स। राइट, सो इसके लिए भी आप ये शो करें कि कुछ मजीद इसकी भी सब रिंग्स फाइंड करें, राइट। इसके अलावा आपने एक और आपके पास सब रिंग है, सॉरी रिंग है R रियल नंबर्स की अंदर प्लस डॉट। ओके, फाइंड सम सब रिंग्स। ओके, सो ये आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। इसकी आपको सब रिंग्स ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट सबसेट्स ही तो ढूंढने हैं। सबसेट्स आप ढूंढ लेंगे तो आपके पास आप फिर उनको चेक कर सकते हैं कि क्या वो सब रिंग्स हैं या नहीं। कंडीशंस आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको इसका एक सबसेट मैं दे देता हूँ, इसका आप एक सबसेट कंसिडर करें S, उसमें आपने इस तरह के पॉलिनोमियल्स लेने। सो R के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं, लेट्स से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन, राइट। सो ये चलते जा रहे हैं, इसकी सारी की सारी इंटीजर पावर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स। सो S के अंदर आप इस तरह के एलिमेंट्स ले लें, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। सो प्लस आप लेट्स से एक और अगर लिखना चाहें a3x क्यूब प्लस सो ऑन, such that a1 a2 a3 up to so on, these elements are from ring R. Okay, so अब इनको कंपेयर करें, आप कंपेयर करें R के एलिमेंट्स के साथ, तो आपको इसमें नजर आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट। सो इन दोनों एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? इस केस में a0 0 है, S के अंदर जो मैं पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं उनकी कांस्टेंट टर्म 0 है, पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म 0 है। तो S के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं
उन सब की कांस्टेंट टर्म 0 है, राइट। और R के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं उनके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो भी हो सकती है। तो अब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जो मैं S में रख रहा हूं वो डेफिनेटली R में से आ रहे हैं। ओके, सो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स Rx में मौजूद हैं, क्योंकि इन A0 को आप जीरो कर सकते हैं, ये सेट आपको मिल जाएगा, और A0 नॉन जीरो भी होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं Rx के अंदर, लेकिन ये भी मौजूद हैं। तो S इज अ सबसेट। अब आपने ये शो करना है कि क्या ये एक सब रिंग है या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे सबसेट्स आप बना सकते हैं R के, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने उन सब को लेके चेक करना है फिर कि क्या ये सारे के सारे अब सब रिंग्स बनती हैं या नहीं। ओके, सो हमने सब रिंग्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं और कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए। अब हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। हमारे पास रिंग थी, उसका सब रिंग हमने फाइंड की, ग्रुप था, उसका सब ग्रुप फाइंड किया, और फिर एग्जांपल्स देखी बहुत सारी ग्रुप्स की और सब ग्रुप्स की। लेकिन उसके बाद जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ग्रुप्स के लिए हमने डिफाइन किया था वो ये था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप्स हों तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। okay? आपके पास एक ग्रुप G1 है, एक ग्रुप G2 है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। फिर हमने कहा रिलेशन जो मैथमेटिक्स की टर्म में फंक्शंस होते हैं एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, तो फिर हमने उस फंक्शन के ऊपर एक कंडीशन एडिड लगाई, तो हमने उसको कहा कि ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो हमें बताता है ग्रुप्स के दरमियान में रिलेशन। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को होमोमॉर्फिज्म बिटवीन ग्रुप्स हमने डिफाइन किया। होमोमॉर्फिज्म बिटवीन रिंग्स क्या होंगे, दो रिंग्स हैं, दो रिंग्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होगा, वही क्वेश्चन है अब रिंग के लिए पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो रिंग्स हों R1 और R2, उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, अगर है तो वो कैसे डिफाइन करेंगे और वो क्या रिलेशन हो सकता है। ओके, अब इसकी हम बात करते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है। जिस तरह मैंने ग्रुप की डिस्कशन को हम लेके चले थे, ग्रुप की डिस्कशन में हमने कहा दो सेट्स हैं, उनके ऊपर एक एक बाइनरी ऑपरेशन है, सेट्स का आपस में रिलेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशंस का आपस में रिलेशन होना चाहिए। ओके, सेम डिस्कशन यहाँ पे है कि सेट्स का रिंग्स हैं, तो रिंग्स के अंदर सेट्स हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, सेट्स का आपस में रिलेशन होना चाहिए, एडिशन जो दोनों सेट्स के ऊपर डिफाइन हो रही है वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेट्स के ऊपर डिफाइन हो रही है वो भी आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, सो ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म का अगर हम एक्सटेंड करें कॉन्सेप्ट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से तो कुछ इस तरह की सेंस बनती है। ओके, अब इसी डेफिनेशन को मैं फॉर्मल करता हूं, वही डेफिनेशन है, उसमें आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन ऑलरेडी मौजूद है। अब नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन भी अगर हम डाल दें तो हमारे पास होपफुली डेफिनेशन बन जाएगी रिंग होमोमॉर्फिज्म की। ओके, सो अब आपके पास लेट्स से लेट R1 let's say plus dot and R2 plus dot। अब प्लस डॉट मैंने दोनों केसेस में लिख दिया है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे यूजुअल ऑपरेशंस है जो हम लेते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस का सेम होना जरूरी नहीं है। R2 के अंदर डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन अब हम दो बाइनरी ऑपरेशंस इन जनरल लिख रहे हैं आपको, मतलब एक डेफिनेशन हमने दे दी, फिर बाइनरी ऑपरेशंस कुछ भी आए वही यूज करेंगे और उसके लिए डेफिनेशन ये एक्सटेंड हो जाएगी, जैसे हमने ग्रुप के केस में किया। हर डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में देते थे, लेकिन जब भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन चेंज होता था हम डेफिनेशन में बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर देते थे, हमारे पास उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डेफिनेशन आ जाते थे। तो डेफिनेशन हम इन जनरल दे रहे हैं, दो रिंग्स हैं, प्लस और डॉट, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस हैं, प्लस कुछ भी हो सकता है, डॉट कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दोनों में बाइनरी ऑपरेशंस का सेम होना जरूरी नहीं है। ओके, सो दो डिफरेंट सेट्स हैं, दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर, लेट्स से। ओके, सो R1 एंड R2 बी रिंग्स, ठीक है। इन दोनों के दरमियान होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है। सबसे पहले मुझे सेट्स के दरमियान में एक फंक्शन चाहिए, तो मैं कहूंगा अ मैप लेट्स से phi from R1 to R2,
ठीक है, मैप मैंने कह दिया मतलब फंक्शन, मैप इज अ फंक्शन, सो फंक्शन की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है। तो मैप phi from R1 to R2 is called a ring homomorphism. It's called a ring homomorphism if what happens, अगर आपके पास ये हो, क्या हो, पहली कंडीशन ये है कि एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है उसको आपस में रिलेट करना है। R1 का एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन और R2 का एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन आपस में रिलेटेड हो, मतलब ये phi जो है ये प्रिजर्व करता है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का, राइट। सो इन दोनों को आपस में रिलेट करता है, आप यूं कह सकते हैं। सो phi ऑफ लेट्स से R1 plus S1 is equal to phi of R1 plus phi of S1 for all R1 S1 elements of R1. ओके, सो R1 और S1 अगर दो एलिमेंट्स हैं R1 के लिए, तो उनके ऊपर ये जो कंडीशन आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी यही कंडीशन थी, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो, राइट। अब हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का के लिए हमने ये शो कर दिया, ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के दोनों सेट्स के आपस में रिलेटेड हैं। अगर R1 एक एलिमेंट है R1 का, कैपिटल R1 का, तो phi ऑफ R1 R2 का एलिमेंट होगा, क्योंकि phi एक फंक्शन है R1 से R2 के ऊपर, और इसी तरह phi ऑफ S1 एक एलिमेंट होगा R2 का। तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये R2 के हैं। तो अब ये जो एडिशन यहाँ पे यूज हो रही है ये R2 की है, राइट। सो ये बाइनरी ऑपरेशन R1 का है, ये बाइनरी ऑपरेशन R2 का है। आई एम श्योर ये चीजें आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपने ग्रुप थ्योरी के केस में इसकी काफी सारी डिटेल देखी थी। ओके, अब सेकंड हमने कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करनी, सेट्स को रिलेट कर दिया, एक बाइनरी ऑपरेशन को रिलेट कर दिया। अब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन को हम रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने नीचे डैश लगा दिए प्लस के, तो ये इसको आप प्लस माइनस ना समझिएगा प्लीज, इसको मैं इसलिए अरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। ओके, राइट। अब सेकंड कंडीशन में हमने ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। दो एलिमेंट्स हैं R1 और S1 R1 के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं और उनके ऊपर phi अप्लाई करूं, या पहले phi अप्लाई कर दूं और फिर मल्टीप्लाई करूं, दोनों बातें सेम है। अब यहाँ पे अगेन ये डॉट यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये R1 का बाइनरी ऑपरेशन है। phi ऑफ R1 R2 का एलिमेंट है, phi ऑफ S1 R2 का एलिमेंट है, दोनों R2 के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो ये दो कंडीशंस हमने अप्लाई कर दी। ओके, सो हमारे पास रिंग, अगर ग्रुप की डेफिनेशन को एक्सटेंड करें होमोमॉर्फिज्म की, तो रिंग की होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखा था ग्रुप्स के केस में कि होमोमॉर्फिज्म जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, राइट। होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होना जो है जरूरी नहीं है। ओके, सो हमारे पास ये जरूरी नहीं है। अगर phi जो है, अगर वन आइडेंटिटी एलिमेंट है R1 का, तो phi ऑफ 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो R2 का, राइट। सो इन जनरल ये जरूरी है, इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, एक एग्जांपल भी दूंगा कि इन जनरल ये ट्रू नहीं है। लेकिन होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो है उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अंडर। तो अगर ग्रुप के लिए होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, तो रिंग्स के लिए भी करना चाहिए। तो इसलिए हम ये एडिट कंडीशन इसके ऊपर इंस्टिल करेंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करे। तो इसको मेक श्योर करने के लिए हम ये एडिट कंडीशन खुद से दे रहे हैं कि phi ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, 1 इन R1 शुड बी 1 इन S1 R2,
1 in R2. सो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है R1 की वो आइडेंटिटी एलिमेंट R2 के ऊपर अप्लाई। अब फिर ये क्वेश्चन ना प्लीज सोचिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग में कहां से आ गया। हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि सारी की सारी रिंग्स जो हैं वो विद यूनिटी हैं। ओके, सारी की सारी रिंग्स जो हैं वो विद यूनिटी हैं, उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने अज्यूम किया मौजूद है। ओके, सो ये होमोमॉर्फिज्म की आपके पास डेफिनेशन है। ओके, अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास काफी कम रह गया, तो मैं अब डेफिनेशन पे ही इसको स्टॉप करता हूँ इस डिस्कशन को, और नेक्स्ट टाइम एग्जांपल्स आपको देंगे। फिर इंशाल्लाह एक दो और कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं, एक दो और कॉन्सेप्ट्स रिंग्स के डिफाइन करके ज़ाहिर है आपका नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम अपनी डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। आइडियली नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक डिस्कशन लेक्चर होना चाहिए, लेकिन हमारी सेटिंग में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम रिंग्स के एक दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करके हम अपनी जो डिस्कशन है उसको समेट देंगे। मे बी आप किसी लेटर स्टेज के ऊपर रिंग्स के ऊपर आपको एक कंप्लीट कोर्स दिया जाए, सो किसी लेट्स से लेटर डिग्री में या इसी डिग्री में, क्योंकि रिंग जो है रिंग्स का एक कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर बहुत डेप्थ है और बहुत डिटेल है। सिर्फ पॉलिनोमियल रिंग्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया जा सकता है। ओके, सो आपके पास होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे ही हम स्टॉप करते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो आज के हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, और फिर इंशाल्लाह हम बाकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लास्ट जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे उनको थोड़ा रिवाइज किया अगेन। रिंग की डेफिनेशन हमने दोबारा देखी, फिर हमने रिंग्स के लिए सब रिंग जो आज का हमने नया कॉन्सेप्ट है, सब रिंग हमने डिफाइन की, और सब रिंग की डेफिनेशन लास्ट टाइम भी हमने की थी, उसी डेफिनेशन को हमने दोबारा देखा, और फिर हमने सब रिंग्स की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। ओके, सब रिंग्स की Z के लिए हमने एक एग्जांपल देखी जो सब रिंग नहीं बनती, फिर हमने Q की एग्जांपल से स्टार्ट किया। Q की एग्जांपल में हमने ये देखा कि Z जो है एक सब रिंग है Q की। ओके, फिर नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर आपके पास रिंग हो मैट्रिसेस की तो उसकी सब रिंग क्या होगी। एक एग्जांपल देखी जो सब रिंग थी, एक एग्जांपल ऐसी देखी जो सब रिंग नहीं थी। फिर मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी जिसमें मैंने आपसे कहा कि आप पॉलिनोमियल रिंग जो हमने डिफाइन की थी वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल रिंग के बहुत सारे और भी वर्जन हैं, लेकिन एक वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल रिंग जो है उसकी कुछ सब रिंग्स फाइंड करें, R की सब रिंग्स फाइंड करें, Zn की कुछ सब रिंग्स फाइंड करें। ओके, फिर हमने नेक्स्ट जो एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन में ये था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट रिंग्स हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। ओके, जैसे ग्रुप्स के केस में हमने बात की, तो उन दोनों के आपस में रिलेशन को, जैसे ग्रुप्स के केस में हमने कहा होमोमॉर्फिज्म, तो यहां भी हमने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक मैप है एक रिंग R1 से रिंग R2 पे, सिर्फ मैप नहीं है क्योंकि इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद हैं रिंग के ऊपर, ये सिर्फ जस्ट सेट होते तो एक मैप इनफ होता, फंक्शन इनफ होता, लेकिन अब इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमने डिफाइन किया कि इन जो अगर प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशंस हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो फाई ऑफ लेट्स से R1 प्लस S1 शुड बी इक्वल टू फाई ऑफ R1 प्लस फाई ऑफ S1, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में भी बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं वो प्रिजर्व रहने चाहिए। ओके, राइट, फिर हमने एक और एडिड कंडीशन होमोमॉर्फिज्म के ऊपर ऐड की जो पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी, उसकी मैंने आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन एग्जांपल जो इसको बहुत क्लियर कर देगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने एक रिजल्ट किया था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए, कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम रिंग के केस में होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करें थर्ड कंडीशन के बगैर, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप ही करे, राइट। तो इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो रिंग
का होमोमॉर्फिज्म है वो एक्सटेंशन होनी चाहिए ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म की। ये भी तो एक होमोमॉर्फिज्म है, ये स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रुप का होमोमॉर्फिज्म है वैसे रिंग का होमोमॉर्फिज्म है, जस्ट एक एडिट कंडीशन है। तो होमोमॉर्फिज्म किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन करें उसको आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही लेके जाना चाहिए। तो इस कंडीशन को मेक श्योर करने के लिए हमने फिर थर्ड कंडीशन अप्लाई की कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग 1 में होगी तो उसको फाई जो है वो रिंग 2 की आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप करेगा। ये हमने एडिट एक्स्ट्रा कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई किया। अगर ऐसा नहीं करता तो हम उसको होमोमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। ओके, सो ये आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हम रिंग के 2-3 और कॉन्सेप्ट्स की बात करके फिर इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को समेट देंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स जितना हमने इसमें करना था वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। Thank you very much for your time and attention again, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.